हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स के परावैद्युत और ध्रुवण टॉपिक को लेकर आए हैं। परावैद्युत ध्रुवण टॉपिक का इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि परावैद्युत कहते किसे हैं और परावैद्युत कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम दो प्रकार के बताए थे। एक ध्रुवीय परावैद्युत होता है, एक अध्रुवीय परावैद्युत होता है। आज हम इस टॉपिक को आगे थोड़ा ले जाने वाले हैं और उसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ध्रुवण किसे कहते हैं या परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, भंजक अवस्था क्या होती है, भंजक विभवांतर क्या होते हैं, परावैद्युत की सामर्थ्य कितनी होती है। सामर्थ्य माने ताकत, कितनी ताकत होती है। जैसे मनई होते न, आदमी होते हैं, तो उनका सब ताकत होते न कि इतने ताकत होने के बाद उससे ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते। जैसे कोनो चीज़ ठेलत है तो ठेलते समय आपका एक निश्चित ताकत होता है, उतना तक तो आप तो ठेल ले जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई भारी वस्तु हो जाएगी तो नहीं ठेल पाएंगे। तो उसी प्रकार परावैद्युत का भी अपना एक सामर्थ्य होता है, अपनी एक शक्ति होती है, जहाँ तक वो सहन कर सकता है। सबका अपनी अपनी सहनशीलता होती है, उसी प्रकार परावैद्युत की भी सहनशीलता होती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत करते हैं हम आपका। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि है परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत भंजक तथा परावैद्युत सामर्थ्य। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि परावैद्युत क्या है। परावैद्युत क्या है? परावैद्युत और परावैद्युत के प्रकार में इसके पीछे वाला लेक्चर था, जिसमें बढ़िया से बताया गया है। अगर आप परावैद्युत को लेकर कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो परावैद्युत देखने के बाद यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी परावैद्युत किसे कहते हैं? हम बताए थे कि जितने अचालक पदार्थ होते हैं वे परावैद्युत हैं। जितने अचालक परावैद्युत पदार्थ हैं वे परावैद्युत है। अब कहेंगे सर क्या अचालक क्या होते हैं? तो अचालक भाई सिंपल बात है, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है वो अचालक है। जब जिसमें परावैद्युत प्रवाहित नहीं किया जाता है वो अचालक है। तो अचालक का नाम ही परावैद्युत रख दिया गया। बहकावे बे हमका क्या करे बे? बहकावे बे कि अचालक के नाम बदल दें परावैद्युत, ऐसा लगे बड़ा हाई फाई चीज़ हो। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल में है कि जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं परावैद्युत। कौन कौन से पदार्थ अचालक हो गए? जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं? इसमें चालकता नहीं पाई जाती है, तब अचालक हुए। और हमने अभी अभी कहा कि अगर कोई पदार्थ अचालक है तो क्या है? परावैद्युत है। इसके अलावा अगर इस चैप्टर 2 का और कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या चैप्टर 1 का कोई भी अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेशक हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, वहाँ से देखिए और एकदम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्योंकि फिजिक्स को हम कभी रट के नहीं पढ़ सकते हैं। हम हमेशा यही बात पे जोर करते हैं बच्चों को, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, कि फिजिक्स को जितना हो सके आप समझिए और समझने के बाद ही तब उसके मन में अपने को कल्पना करिए, फील करिए, आपको इमेज करिए कि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं होती हैं। तभी जाकर आप फिजिक्स को बहुत आसानी से डील कर लेंगे। अगर रट के पढ़ना है तो भाई थारे को फिजिक्स नहीं आएगी, तुमको फिजिक्स नहीं आएगी। प्लीज़ फिजिक्स को तब छोड़ ही देना, ठीक है? तो रटना नहीं है, छोड़ोगे कहें ना। अब आए हैं तो सिखा के ही जाएंगे ना, तो इसलिए सीख के ही जाइएगा। अब आए हैं तो सिखा के ही जाएंगे। तो आज का सिखा के जाएंगे परावैद्युत। परावैद्युत परावैद्युत में ध्रुवण कैसे होता है? हम बताए हैं कि परावैद्युत क्या होता है। सभी अचालक पदार्थ परावैद्युत होते हैं। सभी अचालक पदार्थ, हम फिर भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सभी अचालक पदार्थ, सभी अचालक पदार्थ, सभी अचालक पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत होते हैं ना। अब कोई अचालक क्यों होता है, इसके पीछे प्लीज़ इसके पीछे वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको पक्का वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कोई पदार्थ चालक क्यों होता है, कोई पदार्थ अचालक क्यों होता है, उसके अंदर चालकता आती क्यों है, इसका एकदम बढ़िया से आपको बताया गया है। यहाँ पर सभी अचालक पदार्थ जो होते हैं वे परावैद्युत होते हैं।
हम बताए हैं कि परावैद्युत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। परावैद्युत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर होता है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। इसको पीछे वाले क्लास में बताया गया था, फिर भी आपको कनेक्ट करने के लिए फिर भी बता रहे हैं। ये होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। आप कहेंगे सर ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। हम कहते हैं कि नॉर्मली जितने भी परावैद्युत होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, उनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, उनमें धनायन और ऋणायन होते हैं। अणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें नाभिक होता है, तो एक धनायन और ऋणायन होते हैं। यदि किसी अणु के जो यदि कोई जो अणु है वे अलग अलग प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसके वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, जिसके पावर में अंतर है, एक का पावर ज़्यादा बा एक का पावर कम बा। अब बतावा, जैसे ए और बी दोनों मिला आपस में बंध बनावत है। अब बी के पावर ज़्यादा बा, बी के पावर ज़्यादा बा, तो क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन के अपने तरफ ज़्यादा खींच रखे। अगर ए और बी में पहले दोनों मिला के पास ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रहा और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन रहा, दोनों मिला की इच्छा भाई कि चला हो आपस में मिलकर एक बंध बना ले, तो फिर ए और बी तो बंध बना ले हैं। अब बी वाला जो रहकर पावर ज़्यादा रहा तो ए वाले के इलेक्ट्रॉन देता है ना कुल अपने आप खींचे बा। जब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा रहता है तो बताए पर इधर माइनस हो जाता है और यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार का ये जो अणु बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर निगेटिव। इनके बीच में ये डिस्टेंस आ जाती है, डिस्टेंस बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय, क्योंकि इसके दो ध्रुव अलग अलग हैं। तो कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसके धनायन और ऋणायन एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत बोलते हैं। और अध्रुवीय परावैद्युत ए और ए के बीच में, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ए के पास भी, ए के दो थे। अब इन्हन दोनों की इच्छा भा कि हम चला बंद बना ले। अगर इन्हन दोनों को बंद बनाया जाए, जाहिर सी बात दोनों मिला एक कहीं है, एक जैसन है, तो दोनों मिला पावर बराबर रहे। और अगर पावर बराबर बन तो कोनो ऊपर प्लस ना तो ऊपर माइनस। इसका मतलब कि इसमें प्लस माइनस नहीं बनेगा, इसका प्लस माइनस एक ही पॉइंट पर होगा। तो ये वाला जो हमारा बना है ध्रुवीय परावैद्युत का बना है। पीछे वाली वीडियो देखिए और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला प्लस बन गया, ये वाला माइनस बन गया, ठीक बा। और यहाँ पर ये वाला प्लस माइनस एक ही जगह पे। तो ऐसा परावैद्युत जिसमें प्लस और माइनस कुछ डिस्टेंस होती है वो ध्रुवीय परावैद्युत होता है। नाम से क्लियर है ना कि ध्रुवीय, दो ध्रुव होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। और यहाँ पर ये अध्रुवीय परावैद्युत है, एक प्लस होगा तो अगला वाला माइनस, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, दोनों एक ही स्थान पर होंगे, जिसको हम बोलते हैं कि संपाती है, संपाती है, एक ही पॉइंट पर है, कोइंसाइड किए हुए हैं। तो ये वाला हमारा अध्रुवीय परावैद्युत होता है। क्लियर हो गए होंगे। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं वे ऐसे होते हैं। अगर हम अध्रुवीय परावैद्युत को देखें, अध्रुवीय परावैद्युत को देखें तो ये लोग सब ऐसे होते हैं, ये लोग सब ऐसे ही होते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा अध्रुवीय परावैद्युत है। कैसा है, ध्रुवीय परावैद्युत है। कैसा है, अध्रुवीय परावैद्युत है ना। चला, अगर ये अध्रुवीय परावैद्युत है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ये अभी यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर E बराबर 0 है। अब हमारे दिल में इच्छा है भाई कि अगर मान ले के हम वैद्युत क्षेत्र में रख दे तब का हुए, एके हम वैद्युत क्षेत्र में रख दे तब का हुए, के हो यही वाला, एके हम वैद्युत क्षेत्र में रख दे का हुए। जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं भैया कुछ इस तरीके से,
तो ध्यान दीजिए, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में हम इसको रखेंगे, इसी वैद्युत क्षेत्र में हम इसको रखते हैं, इसी वैद्युत क्षेत्र में हम इसको उठाकर लाकर यहाँ पर रख दें। अब सोचो क्या होगा, इसके जो प्लस माइनस, अब वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ध्यान देना भाई, वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। इसका मतलब कि इसका ये पूरा टर्मिनल प्लस होगा इधर वाला, और इधर वाला माइनस होगा, तभी तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना। वैद्युत क्षेत्र किधर, प्लस से माइनस की तरफ। अब जैसे ही अणु लाके यहाँ रखब तो का हुए, ध्यान दे, ई प्लस माइनस जैसे ही यहाँ लिया के रखब तो का हुए, ई वाला प्लस ओका वहर खींचे और ई वाला माइनस जोन बा ई प्लस वाले के हर खींचे। फिर से ध्यान दे कि यहाँ पर खिंचौगल के हैं कि का, अरे दूसरे के मैं समझा खिंचौगल, यहाँ पर आयन के खींचत है, ठीक बात है ना, उल्टा ही समझा का करवा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि प्लस और माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस खींचे चाहे और यहाँ पर माइनस वाला ई प्लस खींचे चाहे। जब ऐसन स्थिति उत्पन्न हुए तो का हुए, ऐसन स्थिति उत्पन्न हुए तो प्लस और खिंचाव के नाते माइनस इधर चला जाए और इधर प्लस के जब खिंचाव हुए तो प्लस इधर आ जाए। मतलब अभी तक जो हमारा प्लस माइनस एक ही जगह पर कोइंसाइड किए हुआ था, एक कई जगह दोनों मिला रहे हैं, अब यहाँ खिंचौल में एक माइनस दूसरे चलब चला गया, प्लस दूसरे ओर चला गया ना। तो क्या बन गया भाई लोग, देखा यहाँ पर हमको बन के आ जाएगा, बन के आ जाएगा, ये देखा, ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है कि वाह वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ई डज नॉट इक्वल टू 0 है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर 0 नहीं है, वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर चल गया कि वाह वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति जब दी जाती है तो अध्रुवी परावैद्युत, अध्रुवी परावैद्युत, अध्रुवी परावैद्युत किसकी उपस्थिति में, ई डज नॉट इक्वल टू जब 0 रहेगा तब, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्रुवीय परावैद्युत में। समझ गया, ठीक है। जब ई डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाएगी, तो नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारा अध्रुवी परावैद्युत होता है वो ध्रुवीय परावैद्युत में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने किसकी बात कर ली भैया, अध्रुवी परावैद्युत की बात कर ली कि अध्रुवी परावैद्युत में प्लस माइनस एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ पर रख देते हैं, तो इसके प्लस और माइनस के कारण, प्लस और माइनस के कारण जो अध्रुवी परावैद्युत के अणु होते हैं उनमें एक प्रकार का खिंचाव बल उत्पन्न होता है, तानी तनवा हुए लागत है, और उस तानी तनवा में प्लस और माइनस वाला चला जाते और माइनस और प्लस वाला चला आवत है। तो यह प्रकार से अध्रुवी परावैद्युत का हो जाते ध्रुवीय परावैद्युत। अगर हम ध्यान से देखें तो ई वाला माइनस ई वाला प्लस के कैंसिल कर दे, ई वाला माइनस ई वाला प्लस कैंसिल कर दे, लास्ट में बच जाए ई वाला पूरा माइनस और ई वाला पूरा प्लस। इसका मतलब कि इधर वाला प्लस हो जाएगा और इधर वाला माइनस हो जाएगा। तो अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जो इधर प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से
माइनस की तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, जो किसका होता है, परावैद्युत का। परावैद्युत के में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह हमेशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विरोध में ही होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विरोध में भी होता है। समझा कि ना? अब बतावा कि केहू तो आराम से यहाँ सब लोग बैठा रहन है, इनमें उपस्थिति हो के तानी तनवा खींचा खींची कही दी है, तो का तोहार सम्मान करी? सम्मान करी? बकई सम्मान करे, उसके विपरीत दिशा में लाठी लेके तैयार हो जाते। तो वैद्युत क्षेत्र हमारे इधर से इधर पहले रहा, लेकिन एकरे कारण जो वैद्युत क्षेत्र भा ओकरे विपरीत दिशा में उसका का करेगा, विरोध करेगा। चाहे उससे वो पार कर पाए, उसको रोक पाए या न रोक पाए, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसका विरोध तो करेगा। ठीक है ना? ठीक है भाई लोग ने? तो इस प्रकार से हो सकता है कि यह जिसके कारण ये घटना घट रही है बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, उसका वह विरोध जरूर करेगा। काहे नहीं करेगा भाई? ठीक है, तो करेगा विरोध। अब हम देखते हैं कि अगर ध्रुवीय परावैद्युत होता है तब क्या होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं ध्रुवीय परावैद्युत में। ये हमारा ध्रुवीय परावैद्युत है। ध्रुवीय परावैद्युत में हमका ही पता बा कि ओकर प्लस माइनस पहले से अलग रहे, प्लस माइनस पहले से अलग रहे। ये प्लस माइनस इसका पहले से अलग होता है। कुछ इस तरीके से ये लोग व्यवस्थित रहते हैं कि यहाँ पर प्लस, ये माइनस, और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर इधर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा परावैद्युत है, ये वाला हमारा ध्रुवीय है। ये हमारा कैसा है? ध्रुवीय परावैद्युत है। लेकिन बाबू समस्या यहाँ पर ये है कि हम देख रहे हैं कि ध्रुव तो बन रहे हैं, सब प्लस माइनस पहले से है। जब यहाँ पर E बराबर 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई किया गया बा, तब ये बात बा। अब आगे चल का हो जाए, जैसे ही यहाँ पर ये देखा था हम कि सब अपने अपने मर्जी से कोनो डायरेक्शन पता नहीं, समझत है ना? कोनो मिला कोनो डायरेक्शन नहीं पता भाई। इधर प्लस यहर में एकर माइनस बात, एकर प्लस यहर माइनस, एकर प्लस यहर माइनस, एकर प्लस यहर हो गया, एकर माइनस यहर हो गया, एकर प्लस ऊपर बात, एकर माइनस नीचे बा, एकर माइनस ऊपर हो गई प्लस। मतलब जिसने परावैद्युत के अण होते हैं ध्रुवीय में, सबकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिसके कारण इनका पर्सनल द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, पर्सनल अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, लेकिन ओवरऑल द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनता है। जैसे समझे कि एक घर है, ऐसे समझे एक घर है, घर में कई सदस्य हैं, कई सदस्य हैं तो सबके पास अपना पर्सनल विचार है, सब कुछ न कुछ बल तो जरूर रख रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन केहू के विचार केहू से मिलत ना बा। केहू के घर में केहू के विचार केहू से ना मिलत बा, तब का हुए बतावा? पावर सबके बा, लेकिन केहू के विचार केहू से ना मिलता, तो का वो ओवरऑल घर प्रोग्रेस कर पाए? वो ओवरऑल घर जवन बा, पूरा घर एक डायरेक्शन में चल पाए साथे? समझ गए होगा? जब कौनो मिला के विचार ना मिलत आपस में, तो कैसे घर एक साथे चल पाए? भले पर्सनल पावर बा, लेकिन पर्सनल तक एक दूसरे को सब नष्ट कर देंगे। अगर घर में एकता नहीं है तो एक हुआ दूसरे को नष्ट कर दे, वो दूसरे को नष्ट करे चक्कर में पड़ा रहे। बात समझत है ना? ठीक यहाँ पर ये चीज बा कि एकर पर्सनल अपन पावर बा, द्विध्रुव आघूर्ण बा, सबका अपना पर्सनल है, लेकिन कोई किसी के डायरेक्शन में नहीं है, कोई किसी के डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है पूरे परावैद्युत पदार्थ का, वो हमको कुछ नहीं प्राप्त होता है। समझ गए? अब ये समझा कि परिवार में कोनो ऐसा पर्सन आ जाए, वो ऐसा कुछ कर दे कि सबका जो विचार है वो एक जैसा ही हो जाए। अब सोचा, सबका पावर है, सबका विचार एक डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर कुछ परिणामी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा।
अगर वहाँ पर 100% आ रहा है तो यहाँ पर भी 100% आएगा। इसमें क्या किया जाता है, अगर इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दें, यदि इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ पर रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसको हम रख देते हैं, इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम रख देते हैं, तो क्या आ जाए बताइए। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम यहाँ पर इसको रख देंगे, जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ पर रख देंगे तो होगा क्या, ध्यान दें, हो ई वाला बात कि जब इसको हम यहाँ पर लाके ऐसे रख देंगे तो करेगा क्या है, करेगा कि भैया जितने लोग यहाँ पर है एकदम विचार से मिल जा, एकदम अपने अपने डायरेक्शन में लग जा, ऐसे। अब इधर से इधर आए तो जाहिर सी बात प्लस से माइनस वैद्युत क्षेत्र होता है, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। अगर ये प्लस होगा तो ये वाला माइनस इधर आएगा, प्लस इधर, क्योंकि वो माइनस को आकर्षित करेगा, ये प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा, प्लस वाला माइनस तो प्लस इधर आएगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। और इधर वाला ये वाला माइनस है तो ये प्लस को इधर आकर्षित करेगा, ये प्लस माइनस। अब ये वाला माइनस इधर प्लस आएगा, ये वाला माइनस आएगा, इधर माइनस है तो ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। इसका मतलब अब सभी एक निश्चित डायरेक्शन में हो गए। तो इसमें हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा, ये हमको मिल गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से दिख रहा हो कि चाहे ध्रुवीय परावैद्युत हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, अगर उसको हम बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो वह हमेशा ध्रुवीय परावैद्युत ही रहता है, तथा साथ में उसका परिणामी आघूर्ण भी प्राप्त होने लगता है, उसका परिणामी आघूर्ण भी प्राप्त होने लगता है। अब यहाँ पर अब देखा, यहाँ पर हम आते हैं कि हेडिंग जो हमारा है कि परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण। यहाँ पर अब हम ध्रुवण पे आ जाते हैं, पोलराइजेशन पर। किस पे, पोलराइजेशन पे आते हैं कि ये पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवता में परिवर्तन, उनका ध्रुवीकरण हो जाना। जैसे यहाँ पर ध्रुवीय नहीं थे, ध्रुवीकरण हो गए, यहाँ पर सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई थी, अब एक जैसी हो गई। तो किसके कारण, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। यहाँ पर E बराबर 0 है, यहाँ पर हम कह देंगे E डज नॉट इक्वल टू 0 है, E डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब ध्रुवण किसे कहते हैं, कहते हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ में होने वाली क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ में होने वाली क्रिया को परावैद्युत की ध्रुवण कहलाती है। कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही है, यहाँ पर ये क्रिया हो रही है। इसका मतलब अध्रुवीय पदार्थ का बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत में परिवर्तित होना, इनके सभी अणुओं को एक ही दिशा में अलाइंस होना, ये सब किसके कारण है, ध्रुवण के कारण हो रहा है। किसके कारण, ध्रुवण के कारण हो रहा है। तो हम पोलराइजेशन की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ में, या सीधे लिखे पदार्थ में होने वाली क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है।
ठीक है, क्या कहें, परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर पदार्थ में होने वाली क्रिया को अध्रुवी पदार्थ का ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में परिवर्तित होना, या इसके अणुओं को एक ही दिशा में अलाइंस होने की, एक ही दिशा में जो संरेखित हो रहे हैं वो जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें होने वाली प्रक्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। मतलब ये जो घटना घट रही है और ये जो घटना घट रही है वो किसके कारण घट रही है, ध्रुवण के कारण, पोलराइजेशन के कारण। किसका पोलराइजेशन हो रहा है, परावैद्युत पदार्थ का, किसी अचालक पदार्थ का यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम आगे देखते हैं, हमारा यहाँ पर है कि परावैद्युत भंजक, परावैद्युत भंजक, परावैद्युत भंजक क्या होता है कि अगर हम परावैद्युत भंजक क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा परावैद्युत पदार्थ था, इसमें हमने वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा दिया। जब हमने वैद्युत क्षेत्र को दे दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एक बार इसी फिगर को हम बनाएं। ये फिर से हमने एक बार इस फिगर को बनाया, यहाँ पर प्लस माइनस। जैसे ही इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति देते हैं, इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति देते हैं, जैसे इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति देते हैं तो हमको कुछ अलग ही प्राप्त हो जाता है। ये देखा, इधर प्लस माइनस और सॉरी इधर प्लस होगा सब, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा है प्लस से माइनस की तरफ, तो वाला इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमको प्राप्त हुआ यही वाली घटना फिर से। लेकिन अगर सोचो कि हम इस वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएं, इस वैद्युत क्षेत्र को हम बढ़ाते चले, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, ये समझा कि हम दो जने ही है, एक जने उधर से रस्सी खींचत है, एक जने इधर से रस्सी खींचत है। ये रस्सी खींचते खींचते तंती चली जा रही, तंती चली जाता, तंती चली जाता, कब तक तनत रहे भैया कब तक तनत रहे। एक समय ऐसा आए कि जहाँ पर रस्सी टूट जाए, जहाँ पर रस्सी टूट जाएगी, टूट जाएगी ना टूट जाए, बेशक टूट जाए। अगर ये दो लोग रस्सी के ऊपर बल लगाते चले जा रहे हैं, बल लगाते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक वह बल आएगा जितने बल तक वो हमारा सहन कर पाएगी, उससे ज़्यादा जब हम बल लगा देंगे तो हमारे उस बल का सहन वह रस्सी नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वह रस्सी टूट जाएगी। फिर से बात के समझें कि यहाँ पर दुई मिला है, देखा दुई मिला, यहाँ पर दुई मिला है, यह वाला एक रस्सी पकड़ेगा और यह मिला, यह रस्सी ही पकड़ेगा और दोनों मिला अधिक तानत है, का दोनों मिला अधिक तानत है। ये रस्सी खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा, रस्सी तो सीधी होती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। लास्ट में ऐसा क्या हो जाएगा, जब एक समय ऐसा आएगा कि इनके और इनके द्वारा लगाया गया जो बल होगा वह ये रस्सी सहन नहीं कर पाएगी, उस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, भंजक हो गया। क्या हो गया, भंजन अवस्था हो गई, रस्सी की भंजन हो गया। ठीक है, अब जितना बल हम सहन कर पाए हैं वही हमारा क्या हो गया, सामर्थ्य हो गया, इस रस्सी की सामर्थ्य हो गई। जैसे मैंने पहले 10 न्यूटन का बल लगाया, रस्सी और तनी, 20 न्यूटन का बल लगाया और तनी, 30 न्यूटन का बल लगाया, रस्सी और तनी। जैसे ही हम 30 के ऊपर गए, रस्सी यहाँ पर खट से टूट गई। जिस समय टूट गई वो क्या था, भंजन हो गया। क्या हो गया, भंजन हो गया। कितने पर टूटा, 30 न्यूटन के ऊपर, मतलब इस रस्सी का सामर्थ्य कितना था, वो 30 न्यूटन का था। कितने का, 30 न्यूटन का सहन शक्ति थी। ठीक यहाँ पर यही बात को हम समझाने आए हैं।
यहाँ पर इसी बात को हम समझाने आए हैं। कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पर ये प्लस माइनस है, इसको जब खींचा जा रहा है, ये से इधर ऐसे खींच रहे तो क्या होगा? ये प्लस इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा। लेकिन जब हम इतना बल लगा देंगे कि ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा फोर्स आप लगा दिए ना, तो ई वाला पूरा माइनस लेके चला जाए, ई वाला उधर पूरा प्लस लेके चला जाएगा। तो इस स्थिति में जैसे ही इसको हम इतना ज़्यादा बल लगा देंगे कि वह भंजन हो जाए, क्या हो जाए? भंजन हो जाए। तो क्या हो जाता है? उसको हम बोलते हैं परावैद्युत का भंजन। कहते हैं, क्या लिखेंगे कि परावैद्युत पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने पर एक ऐसी स्थिति आती है, कैसी स्थिति आती है? जब परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य टूट गया ना, सामर्थ्य का हुई गया, टूट गया। परावैद्युत का पदार्थ का सामर्थ्य टूट जाता है और परावैद्युत का आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। आयन हो गया कि नहीं? प्लस माइनस टूट के अलग हो गया, उसका क्या हो गया? आयनन हो जाता है ना। एक ऐसी स्थिति आती है जब परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य टूट जाता है और परावैद्युत का आयनन हो जाता है। इस अवस्था को ही भंजन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को ही भंजन अवस्था कहते हैं। क्लियर हो गए होंगे? परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब परावैद्युत का सामर्थ्य टूट जाता है, अणु टूट जाते हैं, आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? भंजक अवस्था। एक अच्छी बात यहाँ पर हमें ये समझाना है कि भंजक अवस्था पर परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। चालक की तरह व्यवहार करता है। भंजक अवस्था पर परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करता है। इस समय जब आयनन हो जाएगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक का। यहाँ पर है परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य क्या होता है? परावैद्युत का पदार्थ का सामर्थ्य क्या होता है? ये जितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, कोई देखिए हमने कहा कि जैसे इसको हम बढ़ाते चले गए, पहले हम वैद्युत क्षेत्र इसका बढ़ाते चले गए। वैद्युत क्षेत्र का वह मान जिस पर भंजक अवस्था प्राप्त होती है उसे हम परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे, उसके ऊपर जाने पर परावैद्युत पदार्थ भंजन हो जा रहा है, बट टूट जा रहा है। तो कहते हैं कोई भी परावैद्युत पदार्थ जितने वैद्युत क्षेत्र का सहन कर सकती है,
बिना भंजित हुए, बिना भंजन अवस्था आए जितना वैद्युत क्षेत्र का सहन कर सकती है वही परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन अवस्था हुए, बिना भंजन अवस्था हुए, बिना टूटे जितना अधिक वैद्युत क्षेत्र का सहन कर सकती है वही क्या होता है, परावैद्युत का सामर्थ्य होता है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भंजन अवस्था से पहले, भंजन से पहले, भंजन से पहले जितना वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, सहन कर सकता है उसे, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का, उसे परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कि परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य, जितना अधिकतम वो सहन कर सकता है वो उसका सामर्थ्य है। चलो एक हम यहाँ पर बात बताते हैं, जैसे ये खंभा है, हम देखते हैं कि गांव क्षेत्र में जो बहुत अधिक लाइट वाली होते हैं, जो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं लाइट के, जो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं लाइट के, ऐसे ऐसे बड़े बड़े खंभे होते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे किया गया होता है ना। सिंपल में एक हम दिखा देते हैं कि ये खंभा है, ये खंभा है दो, यहाँ पर ऐसे इसके बीच में ऐसे लाइट गुजरी हुई है, ऐसे लाइट गुजरी होती है इसके बीच में। आप ध्यान से समझना, ये गांव में जो इंडस्ट्रियल पर्पस से के लिए लाइट खींची जाती है, बड़े बड़े खंभे होते हैं। घर पे जो लाइट आती है वो नहीं होती है, बल्कि जो और बड़े खंभे होते हैं जिसमें लगभग 33,000 के आसपास कुछ ऐसे लाइट आती है। जब उसके नीचे से हम गुजरते हैं, उसके नीचे या फिर इस तार को अगर हम यह महसूस करें, इस तार को, तो इसके अंदर हल्का सा चटचटाहट की आवाज़ आती रहती है। कभी जो हाई टेंशन की जो वायर होते हैं जिस पे बहुत उच्च विभव से वैद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है, अगर उस तार के नीचे से हम गुजरेंगे तो हमको उस तार में चटचटाहट की आवाज़ आती है, वह चटचटाते रहता है। अब दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों वह चटचटाता रहता है। और अगर हम उसके नीचे से गुजरते हैं, अगर दो लोग हैं, एक की बॉडी दूसरे से टच होती है या फिर कोई ऐसी धातु का आपके शरीर संपर्क में उस समय आता है, तो हमको एक करंट का एहसास होता है, हमको एक करंट का एहसास होता है, हमको एक करंट लगता है जैसे ऊपर से हमें बिजली लग रही है, ऐसा एहसास होता है। आज उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है। अब ये देखिए कि ये तार है, हम इसके नीचे हैं, हम यहाँ पर इसके नीचे हैं, हम यहाँ पर इसके नीचे हम चल रहे हैं ऐसे। अब इसके नीचे हम जब चलते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, पूरा ये वायु होती है, यहाँ पर वायु होती है, इसके सब में वायु होती है। ये सब वायु है। वायु क्या है, अचालक है। अचालक मीन्स क्या है, वो परावैद्युत है। क्या है, परावैद्युत है। यहाँ पर इतना हाई वोल्टेज होने के कारण, ये ऊपर का जो वायर होता है इसमें इतना हाई वोल्टेज होने के कारण, बहुत अधिक उच्च विभव होने के कारण बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब ध्यान दीजिए कि अभी हमने पढ़ा कि अगर बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो पहली बात तो ये आयनित हो जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में।
जो हमारे परावैद्युत पदार्थ है, जैसे वायु परावैद्युत है, इसका आयनन हो जाता है। लेकिन यह परावैद्युत पदार्थ के ऊपर जो लगाया गया वैद्युत क्षेत्र जो होता है, अगर वह एक लिमिट से पार हो जाता है, अगर वो एक लिमिट से पार हो जाता है, फिर से अगर वह एक लिमिट से पार हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बतावा? अगर वो एक लिमिट से पार हो जाता है वैद्युत क्षेत्र, तो हमने बताया कि उसमें क्या हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य टूट जाता है और परावैद्युत पदार्थ में आयनन हो जाता है। ठीक यही घटना यहाँ पर घटती है कि जब इतना हाई टेंशन वायर होता है, बहुत उच्च विभव का वायर होता है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो वायर होते हैं इनका आयनन हो जाता है। आयनन के नाते यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे बन जाते हैं, प्लस माइनस अलग, ये आयनन हो जाता है। अभी अभी यहाँ पर लिखे हैं, भंजक अवस्था पर परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, इसके प्लस और माइनस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और इधर माइनस, ऐसे पूरा ऊपर नीचे तक प्लस माइनस फैल जाता है। घर में कभी लाइट में आप देखे होंगे कि अगर दो फेस आपस में टच कर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से स्पार्किंग होती है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से स्पार्किंग होती है, बहुत तेज़ चटचटाहट की आवाज़ आती है। ठीक यही चीज़ यहाँ पर होता है कि ये एक अलग वायर है, यह एक अलग वायर होता है और ये एक अलग वायर होता है। जब अभी तक इनके बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ होता, वह उसका भंजन ना हुआ होता, तो ये दोनों तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, क्योंकि वो अचालक बीच में है। लेकिन जैसे ही अचालक पदार्थ का सामर्थ्य टूट जाता है, ये बीच में चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो चालक की तरह व्यवहार करने के कारण इन दोनों के बीच में स्पार्किंग शुरू हो जाती है, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग शुरू हो जाती है। और उस स्पार्किंग के कारण इस वायर के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इन सभी वायरों के बीच में ये वायु के आयनन होने के कारण, वायु का आयनन होने के कारण स्पार्किंग शुरू हो जाता है, वहाँ पर स्पार्क होने लगती है और इस स्पार्किंग के कारण हमें चटचटाहट की आवाज़ आती है, हमें चटचटाहट की आवाज़ आती है जब इसके नीचे से हम गुजरने लगते हैं तब। अब दूसरी बात आई कि हमें कैसे ये एहसास हो जाता कि हमें करंट लगा था। आप समझिए कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक भी तो वायु का आयनन हुआ है, तो इसका मतलब ये वायर और मेरे बीच में जो अगर वायु का आयनन ना होता तो कोई एहसास नहीं होता, लेकिन वायु के आयनन होने के कारण यहाँ का करंट यहाँ के करंट से सीधे मेरे ऊपर सप्लाई होने लगता है। अब ये चालक को टच करने पर ही क्यों होता है? क्योंकि चालक ऐसे होते हैं जो जल्दी से, जितने चालक होते हैं वे आयनन जल्दी होते हैं, जल्दी से आयनन होते हैं, उनमें धारा प्रवाहित करने का गुण अच्छा होता है। तो जब ये चालक होता है तो चालक के अंदर धारा के प्रवाहित करने का गुण अच्छा होता है, तो आवेशों का प्रवाह उसमें अच्छा होता है। इसके कारण हम चालक को जैसे ही पकड़ते हैं या शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को टच होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमको एक करंट का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है और आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है। आवेशों के स्थानांतरण के कारण ही हमें ऐसा महसूस होता है। अब सर कहेंगे, सर अगर ऐसी यहाँ पर बात है तो क्या हमें ये खींच सकता है? तो खींचने की बात यहाँ पर नहीं है, ये वायु है, वायु इतना अच्छा चालक नहीं हो सकता है। हमने कहा कि चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, लेकिन इतना अच्छा चालक तो ना बने जात बा कि तुम्हें खींच ले जाए, ठीक है ना। चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, फिर भी इतना अच्छा चालक थोड़ी हो जाएगा कि आपको ऊपर खींच लेगा, वो धारा प्रवाहित करने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक प्रकार का प्रोसेस होता है कि जहाँ पर वायु का आयनन हो जाता है। इस स्थिति में क्या हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होती है, वायु होती है, और वायु का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। आयनन की वजह से वहाँ पर स्पार्किंग होती है, चटचटाहट की आवाज़ आती है। हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्शन बन जाता है आयनन उपस्थित होने के कारण, जिसके कारण हमें हल्का से करंट का एहसास होता है। तो ये था आज की क्लास, जिसमें हम परावैद्युत और ध्रुवण के बारे में पढ़े कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है,
भंजन अवस्था क्या होती है, परावैद्युत का सामर्थ्य कितना होता है, कितना वह सहन कर सकता है। अगर हम सिंपली एक शुष्क वायु की बात करें, किसकी करें, शुष्क वायु की बात करें, इसकी बात करें जो वायु वहाँ पर होती है, तो वह लगभग 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर इतने वैद्युत क्षेत्र का सहन कर सकती है। 1 मीटर में 3×10⁶ का वोल्ट रहेगा तो इतना सहन कर पाती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, आसानी से वह टूट जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञान कर पाएंगे। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने ये सब टॉपिक को कवर किया परावैद्युत के संबंध में। तो आप बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है भाई तो प्लीज़ चैनल को हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट। अगर आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है। और अगर इस टॉपिक में अभी पढ़ने में कोई आपको समझने में परेशानी आ रही है, वैसे आना तो नहीं चाहिए पर फिर भी अगर आ रही है तो एकदम जाइए कमेंट सेक्शन को भर डालिए और जो भी समस्याएं होती हैं उसको उसमें डालिए। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक भी, आईडी का लिंक है, वहाँ पर भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो जैसे भी बने आप प्रश्न को पूछ सकते हैं और जैसे ही बने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा इस बात का होगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होती है, चालक कितने आवेशों का धारण कर सकते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और खुद भी पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। क्योंकि शिक्षा की एक क्या है कि चलते रहना चाहिए, यह स्थानांतरित होनी चाहिए। शिक्षा अगर अपने अंदर है, अपने अंदर जानकारी है तो दूसरों को बांटना चाहिए, मुफ्त में देना चाहिए। आप देते रहेंगे तो खुद भी और मिलता रहेगा आपको, और मेरी तरफ मुफ्त में देते रहिए आप भी। और हम आपको शिक्षित कर रहे हैं, आप दूसरों को शिक्षित करिए ताकि ये धीरे धीरे पूरा समाज एक जो शिक्षा की लौ होती है वो सबके पास पहुँचे और ये उजाला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।